बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? बेटा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 केमिकल एक्विलिब्रियम ये हमने स्टार्ट किया था। इसका पहला लेक्चर जो है वो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सुन लिया होगा। अब हम बेटा जो है वो सेकंड लेक्चर में जो टॉपिक मैं बयान करने जा रहा हूँ बेटा वो है रिलेशनशिप्स बिटवीन एक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स। एक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स के दरमियान में क्या ताल्लुक़ होता है बेटा, ये हमने पढ़ना है। बेटा सबसे पहले तो आपने जो है ना वो ये जान लेना है कि एक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होते हैं बेटे, जब हम उनका एक्सप्रेशन जो है बेटा वो लिख रहे होते हैं, जिसको हमने लास्ट टाइम हमने के सी एक्सप्रेशन लिखते थे। हमने कहा कि ये एक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के सी। यहाँ पे के कांस्टेंट के लिए है और जो सी लिखते थे बेटा हम साथ में उसके जो स्मॉल सी बेटा उसके साथ सबस्क्रिप्ट में नीचे लिखा जाता था, इसका मतलब है कंसंट्रेशन। इसका क्या मतलब है? कंसंट्रेशन। तो बेटा एक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो हमने कौन सा इस्तेमाल करना है, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो किस यूनिट में है और वो कंसंट्रेशन हम किस तरह से मेजर कर रहे हैं। तो एक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो बेटा एक्सप्रेशन होता है वो हमेशा किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन यूनिट्स के ऊपर, कि कौन से यूनिट हम कंसंट्रेशन के लिए जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक रिएक्शन है, इसमें हमने कहा कि ए मोल ऑफ ए रिएक्टेंट विल रिएक्ट विद बी मोल ऑफ बी रिएक्टेंट टू प्रोड्यूस सी मोल ऑफ सी रिएक्टेंट सी प्रोडक्ट, सी मोल ऑफ सी प्रोडक्ट एंड डी मोल ऑफ डी प्रोडक्ट। कि ए मोल ऑफ ए जो है ये रिएक्टेंट है ए, उसके ए मोल है, स्मॉल ए उसके नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी रिएक्टेंट बेटा ये कोई दूसरा रिएक्टेंट होगा और उसके स्मॉल बी उसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो ए रिएक्टेंट जो है वो बी रिएक्टेंट से रिएक्ट करता है और सी मोल ऑफ सी बनते हैं और डी मोल ऑफ डी जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। अब इस रिएक्शन के लिए बेटा हमने जो केमिकल एक्विलिब्रियम की स्टेट में जो हमने कांस्टेंट एक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन लिखे थे वो ये थे कि सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट जो कि सी है और डी है, तो उन दोनों की कंसंट्रेशन हमने स्क्वायर ब्रैकेट में उनको लिखा। उनकी सी जो है वो सी के नंबर ऑफ मोल्स जो कोफिशिएंट थे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, वो इसकी पावर बना दिए सी के, और जो इनके नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो उनकी पावर बन जाएंगे। तो इस रूल के तहत हमने के सी एक्सप्रेशन इनके लिखे। अब बेटा इस इक्वेशन को हमने पढ़ना है कि इक्वेशन क्या बता रही है हमें। ये इक्वेशन बेटा हमें बताती है कि जो एक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी है, एक्चुअली दिस इज द रेशियो बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पे बेटा हम जो कंसंट्रेशन ले रहे हैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की, वो है मोल पर डीएम क्यूब। वो किस में ले रहे हैं? मोल पर डीएम क्यूब में। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि हम जो कंसंट्रेशन ले रहे हैं वो मोल पर डीएम क्यूब में ले रहे हैं। तो नॉर्मली हमारे पास ये कंसंट्रेशन के यूनिट के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब में हो, तो उसको फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं, या उसके लिखने का तरीका ये होता है कि हम उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी इक्वेशन को इस तरह से लिखा गया है, मैं अब इसको इससे रिलेट करने जा रहा हूँ कि हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं के सी इज इक्वल टू सी, कैपिटल सी बेटा जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब है सी फॉर कंसंट्रेशन। सी जो है ये ऊपर जो लिखा हुआ है ये उसके नंबर ऑफ मोल्स को बेटा रिप्रेजेंट करता है, और नीचे जो सी लिखा जाता है सबस्क्रिप्ट में, इसका मतलब है सी प्रोडक्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सी प्रोडक्ट की बात हो रही है। सी प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स पर डीएम क्यूब। तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं सी फॉर, यहाँ पे ये जो सी है बेटा ये जो कैपिटल सी लिखा है ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो उसके ऊपर
हमने ये सी लिखा है बेटा, ये नंबर ऑफ मोल्स के लिए है, जो कहाँ से पता चलते हैं, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इसके साथ लिखा होता है, ये स्मॉल सी जैसे लिखा हुआ है। और ये जो नीचे हमने सी सबस्क्रिप्ट में लिखा है बेटा, ये सी रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट सी को, कि ये कौन सा जो है वो सब्सटेंस होगा। इसी तरह बेटा अब हम इसके बाद, ये हमने सी के लिए लिख लिया, अब हमने इसको समझ भी लिया। अब हम इस इक्वेशन को समझते हैं सही तरह से, कि हम लिख सकते हैं के सी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी प्रोडक्ट और उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर, एंड उसके साथ हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ डी प्रोडक्ट और उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट और उसके जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे बेटा वो हम उसकी पावर में लिख देंगे, एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी रिएक्टेंट और उसके जो नंबर ऑफ मोल्स वो उसकी पावर। तो कंसंट्रेशन जब मोल पर डीएम क्यूब में हो तो हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। और बेटा यहाँ पे ये जो सी लिखा होता है, डेट रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब, ये जो सी लिखा जाता है ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है जब कंसंट्रेशन किस में होगी, मोल पर डीएम क्यूब में होगी। अब इसके बाद हमने इस पैराग्राफ में वो यही बातें बयान करता है कि स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो कंसंट्रेशन को बयान करते हैं स्पीशी के मोल पर डीएम क्यूब में, और इसको हम कैपिटल सी से भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास दूसरा केस आ गया कि जब हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसेस होंगे। अब गैसेस के लिए हम मोल पर डीएम क्यूब जो है बेटा वो कैसे मेजर करते हैं, इन टर्म्स ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर। चैप्टर नंबर 3 में आपने डाल्टन लॉ पढ़ा था। डाल्टन लॉ में आपने कहा था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच गैस इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। यानी हमने कहा था वहाँ पे एक मिक्सचर लिया था हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का और मीथेन का। वहाँ पे हमने कहा था कि हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे हाइड्रोजन के पार्शियल प्रेशर के, क्योंकि वो गैस है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे गैस के उतना ज़्यादा वो प्रेशर लगाएंगी। और जो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर के। इस तरह जो कोई भी गैस होगी उसके जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे मिक्सचर के अंदर वो पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। वहीं से बेटा ये बात उठा के उसने यहाँ पे लिख दी है कि अगर गैसेस हैं तो उनकी जो मोलर कंसंट्रेशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर के। और जब हम पार्शियल प्रेशर में रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर हम इसको के सी नहीं कह सकते, फिर हम उसको कहेंगे के पी, पी फॉर प्रेशर। तो के पी बेटा हम इसके लिए किस तरह से लिखते हैं, इसी के लिए अब हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। हम कहते हैं जिस तरह हमने यहाँ पे सी फॉर कंसंट्रेशन इस्तेमाल किया था, यहाँ पे हम पी फॉर प्रेशर इस्तेमाल करेंगे और जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो ऊपर आ जाएंगे और जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है वो नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा। इस तरह हम ये इक्वेशन के पी लिख रहे हैं। ये किस में है, ये जब हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसेस हैं और उनके हम पार्शियल प्रेशर को उनकी कंसंट्रेशन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे वो कहता है पी ए, पी बी, पी सी और पी डी जो है ना ये पार्शियल प्रेशर हैं ए बी सी और डी के एक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर। इसके बाद बेटा कुछ और भी एक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं कि अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को सेपरेटली कर रहे हैं तो फिर हम के एन कहेंगे, एन फॉर नंबर ऑफ मोल्स। अगर हम उनकी मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं तो फिर हम उसको एक्स कहते हैं, के एक्स। के एक्स में के कांस्टेंट है और एक्स जो है बेटा ये मोल फ्रैक्शन के लिए है। अब बेटा हमने यहाँ पे सिर्फ के सी और के पी को डिस्कस करना है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन के पी एंड के सी। इसमें से एमसीक्यू भी आते हैं, इसमें से ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। बेटा वो कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएंगे तो के सी और के पी इक्वल हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ऑफ एंड प्रोडक्ट्स
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और एंड प्रोडक्ट्स अगर वो बराबर हैं तो फिर के सी और के बी पी भी इक्वल आ जाएंगे। ये वो इक्वेशन है बेटा जो रिलेशनशिप बताती है बिटवीन द के पी एंड के सी। के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी की पावर है डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या है? ये डिफरेंस है इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। कि अगर हम प्रोडक्ट के टोटल नंबर ऑफ मोल्स में से रिएक्टेंट के टोटल नंबर ऑफ मोल्स माइनस कर देंगे तो हमारे पास डेल्टा एन की वैल्यू आ जाएगी। आर जो हमने यहाँ पे लिखा है ये जनरल गैस कांस्टेंट है और टी बेटा जो है ना ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। और ये हम तब लेंगे जब हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होंगे वो गैसेस होंगे। केस 1 है हमारे पास कि जब नंबर ऑफ मोल्स बेटा प्रोडक्ट के और रिएक्टेंट के सेम होंगे, यानी जो हमने यहाँ पे बात की थी कि अगर नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के इक्वल होंगे तो के सी और के पी भी इक्वल होंगे। अब हम उसको साबित करने जा रहे हैं कि मेरे पास एक इक्वेशन है जिसमें हाइड्रोजन जो है बेटा वो रिएक्शन करती है आयोडीन से और 2HI बनता है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें हमने देखा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट यानी एन फॉर नंबर ऑफ मोल्स एंड स्मॉल आर सॉरी कह रहा हूँ ये सबस्क्रिप्ट में जो आर लिखा है डैट इज़ फॉर रिएक्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, कितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में? रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स टोटल कितने हैं बेटे? एक मोल यहाँ पे इक्वेशन में हाइड्रोजन का है और एक मोल आयोडीन का है। टोटल कितने हो गए? 2 मोल हो गए। और प्रोडक्ट क्या प्रोड्यूस होती है? HI। इसके कितने मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं? 2 मोल। तो डेल्टा एन की वैल्यू निकालते हैं। तो डेल्टा एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? डेल्टा एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, एन पी माइनस एन आर। तो एन पी यानी प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2 हैं, माइनस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? वो भी 2 हैं। तो डेल्टा एन क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। डेल्टा एन क्या आ जाएगा? 0 आ गया हमारे पास। हमने ये इक्वेशन पुट की, हमारे पास डेल्टा एन जो है वो इस इक्वेशन के लिए या इस रिएक्शन के लिए 0 है। तो हमने ये इक्वेशन पुट कर दी के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन की जगह पे 0 पुट कर देते हैं। जब हमने डेल्टा एन की जगह पे 0 पुट किया तो के पी इज इक्वल टू के सी और आर टी की पावर डेल्टा एन थी, डेल्टा एन की वैल्यू 0 होगी। तो बेटा आप जानते हैं किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो इक्वल टू 1 होती है। तो फिर हमारे पास के सी किसके बराबर आ जाएगा? के पी के। के सी किसके बराबर आ जाएगा? के पी के। तो ये बेटा तब होगा जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो इक्वल होंगे। तो ये बात आपने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। ये बात आपने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। अब बेटा हमारे पास केस 2 है कि अगर प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे रिएक्टेंट से तो डेल्टा एन पॉजिटिव होगा। अल्टीमेटली आप जानते हैं कि हम प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल में से माइनस करते हैं रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हैं तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तो आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा। तो डेल्टा एन पॉजिटिव होगा। जैसे हमारे पास है PCl5। इस PCl5 को हम डीकम्पोज करते हैं, ये PCl3 और Cl2 में जाता है, यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है हमारे पास। ये डीकम्पोज हो गए फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में और क्लोरीन गैस बनाता है। अब हमने इसके लिए देखा तो रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल हमारे पास 1 है, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल 2 हैं, यानी कि 1 मोल क्लोरीन का और 1 मोल फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का। तो ये 1 + 1 ये कितने हो जाएंगे? ये टोटल हो जाएंगे 2। 1 और 1 2। तो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल 2 आ गए और रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल 1 आ गया। तो डेल्टा एन कितना आ गया? 1 मोल। तो के पी और के सी, के पी इज इक्वल टू के सी मल्टीप्लाई बाय आर टी की पावर डेल्टा एन 1 है तो आर टी आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जब हम के पी इज इक्वल टू के सी और यहाँ पे आर टी लिखते हैं और इनकी पावर आ जाती है डेल्टा एन, वो 1 है। तो आर और टी की वैल्यू जो है वो के सी से मल्टीप्लाई होंगी तब वो के पी के बराबर आएगा। तो इसका मतलब है के पी की वैल्यू के सी से
ज़्यादा होगी। केस 3 है कि अगर नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के कम होंगे रिएक्टेंट से तो डेल्टा एन नेगेटिव होगा, और जब डेल्टा एन नेगेटिव होगा बेटा तो फिर के सी बड़ा होगा और के पी छोटा होगा। तो ये रिलेशनशिप बेटा ये इस एग्जांपल से आपने नोट कर लेना है। इसके बाद बेटा हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ एक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी हम के सी को आगे लेके चल रहे हैं, बाकी हमने रिलेशनशिप वहीं पर ख़त्म कर दी है। सबसे पहला जो बेटा फ़ायदा है इसका या एप्लीकेशन है कि हम के सी एक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम के सी भी कहते हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है। पहली एप्लीकेशन है कि हम इससे डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाता है। तो हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या रिवर्स में जाएगा। तो हम जानते हैं कि एक रिएक्शन के लिए जो के सी लिखते हैं उसमें प्रोडक्ट जो है वो बटे के ऊपर होता है और रिएक्टेंट बटे के नीचे होते हैं। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बटे के ऊपर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बटे के नीचे किसी भी रिएक्शन के लिए। तो अब मैंने रिएक्शन की डायरेक्शन निकालनी है, तो मैं क्या निकालूंगा, मैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशियो निकालूंगा। ये तो रेशियो तब आएगी ना जब रिएक्शन एक्विलिब्रियम में होगा। के सी के बराबर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो रेशियो होगी वो के सी के बराबर तब आएगी जब रिएक्शन एक्विलिब्रियम में होगा। मैंने किसी भी टाइम पे, किसी भी टाइम इंटरवल पे मैंने रेशियो निकाली प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की, और उसको उसकी जो रेशियो की जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को मैं के सी की वैल्यू से, हर रिएक्शन के लिए के सी की वैल्यू हमें पता होती है कितनी है। तो मैं किसी भी वक्त रिएक्शन मैंने शुरू करवाया, 5 मिनट बाद मैंने प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो है ना वो रेशियो फाइंड करनी शुरू कर दी। कंसंट्रेशन मालूम करके मैंने रेशियो निकाली, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों की कंसंट्रेशन मालूम की, और फिर मैंने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के ऊपर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डिवाइड कर दिया, रेशियो आ गई। अब जो मैंने रेशियो निकाली थी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की किसी भी टाइम पे, वो अगर के सी से ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट में प्रोडक्ट की अमाउंट ज़्यादा है, क्योंकि प्रोडक्ट इस रेशियो को देखें तो इसमें प्रोडक्ट जो है वो बटे के ऊपर है, तो बटे के ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा होगी तो आंसर बड़ा आएगा। तो अगर वो के सी से ज़्यादा आई है तो इसका मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा है, इसलिए रिएक्शन क्या किस डायरेक्शन में जा रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, ताकि एक्विलिब्रियम को अटेन कर सके। इसी तरह अगर रेशियो मेरे पास जो मैंने निकाली किसी भी टाइम पे, लेट्स सपोज 5 मिनट के बाद निकाली, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की मैंने कंसंट्रेशन मालूम करके रेशियो फाइंड की, और के सी उस रिएक्शन के लिए जो के सी की वैल्यू होगी, हर रिएक्शन के लिए बेटा हमारे पास के सी की वैल्यू पड़ी होती है, हमें पता होती है, एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट ने मेजर की हुई है। तो के सी से कंपेयर किया तो के सी से लेस आई जब मेरे पास रेशो, तो इसका मतलब है रिएक्टेंट ज़्यादा है, क्योंकि रिएक्टेंट बटे के नीचे हैं, डिनोमिनेटर में है, तो रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे तो इस पूरी रेशो का आंसर जो है वो छोटा आएगा, तो के सी से वैल्यू कम है। इसका मतलब रिएक्टेंट ज़्यादा है, प्रोडक्ट कम है, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसका मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ये अगर हो कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की मैंने रेशियो निकाली है अमाउंट मालूम करके, लेकिन वो के सी की जितनी वैल्यूज उसी के बराबर आई है, इसका मतलब क्या है कि ये वो कंसंट्रेशन होगी जब एक्विलिब्रियम आ चुका है, तो इसका मतलब है रिएक्शन एक्विलिब्रियम में पहुंच चुका है। ये थी बेटा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन में वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि एक रिवर्सिबल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाता है, रिवर्स डायरेक्शन में भी आता है, तो हमने पता करना है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो उसके लिए हमने क्या करेंगे बेटा, हम इस उसके लिए फिर ये करेंगे कि हम ये रेशियो निकालेंगे और उससे डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। दूसरा बेटा हमारे पास जो पॉइंट है वो है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि हम रिएक्शन की हद मालूम कर सकते हैं कि रिएक्शन कितने हद तक, कितने फीसद प्रोसीड हो सकता है। एक रिएक्शन मेरे पास है, उसके लिए के सी की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि वो रिएक्शन में रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में मोस्टली कन्वर्ट हो चुके हैं, यानी कि ज़्यादा रिएक्टेंट, क्योंकि के सी जो है अगर हम देखें तो के सी क्या होती है, के सी होती है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो के सी की वैल्यू अगर एक्विलिब्रियम स्टेट में रिएक्शन चला गया और के सी की बहुत बड़ी वैल्यू आती है, तो इसका मतलब है कि बड़ी वैल्यू कैसे हो सकती है, जब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हो और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बहुत
कम हो। तो इसका मतलब है कि अगर एक रिएक्शन में प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है, रिएक्टेंट बहुत कम है, तो वो रिएक्शन तो तकरीबन कंप्लीट होने ही वाला था कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। तो इसका मतलब है रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है ये, तो मैक्सिमम जो है रिएक्टेंट वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। ओजोन बेटा जो है ना उसकी डीकम्पोजिशन करवाते हैं तो वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है, और इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू है 10⁻55। ये 25 डिग्री सेल्सियस पे ये इतनी इसकी Kc की वैल्यू है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन बड़ी रैपिडली हो जाएगा और ओजोन जो है वो बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाएगी प्रोडक्ट में। ओजोन से ऑक्सीजन बन रही है, तो इसका मतलब है कि जब ये रिएक्शन एक्विलिब्रियम में जाएगा तो मैक्सिमम अमाउंट जो ओजोन की है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो चुकी होगी। इसके रिवर्स है कि जब वेरी स्मॉल वैल्यू हो Kc की, स्मॉल वैल्यू से मुराद ये है कि उसी तरह जिस तरह हमने रेशो को बेटा मेजर किया था कि एक्विलिब्रियम की कंडीशन पे Kc इज इक्वल टू द कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये रेशो है। तो इसका मतलब है अगर Kc की वैल्यू बहुत स्मॉल है तो इसका मतलब रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रिएक्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ओवरऑल आंसर कम आएगा, तो प्रोडक्ट बहुत कम है, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन अभी शुरू ही हुआ था कि एक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया, एंड रिएक्शन जो है ना वो उसके लिए Kc की वैल्यू बहुत स्मॉल है, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है वो प्रोसीड ज़्यादा नहीं हुआ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बहुत कम प्रोडक्ट बनाई उसने। वो हमारे पास है HF। जब ये डीकम्पोज होता है तो H2 एंड F2 में कन्वर्ट होता है, और इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू क्या है 10⁻⁻13। 2000 डिग्री सेल्सियस पे भी इतनी कम Kc की वैल्यू है। अगर किसी रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू ना बहुत ज़्यादा लार्ज हो ना बहुत ज़्यादा स्मॉल हो तो वो रिएक्शन बेटा अप्रिशिएबल, उसमें आप कहते हैं कि वो हुआ है। ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बन गया, ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा रिएक्टेंट बाकी बच गए हैं, वो रिएक्शन जो है ना वो इंटरमीडिएट मतलब दरमियान में है, कि उसमें जब एक्विलिब्रियम आता है तो एक्विलिब्रियम की कंडीशन पे उस रिएक्शन के अंदर जो है वो प्रोडक्ट की भी अच्छी खासी अमाउंट होगी और रिएक्टेंट की भी अच्छी खासी अमाउंट होगी। तो ये बेटा हमारे पास एग्जांपल है एस्टर फॉर्मेशन, ये एस्टर बन रहा है। जब इथाइल अल्कोहल रिएक्ट करता है एसिटिक एसिड से तो इन दोनों के रिएक्ट करने से हमारे पास क्या बनता है, एस्टर बनता है और साथ में वाटर बनता है। तो इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू 4 है, तो ना ज़्यादा बड़ी वैल्यू है ना बहुत ही कम वैल्यू है, तो ये एक दरमियानी सी वैल्यू है। तो इसमें क्या होता है कि जब रिएक्शन जो है वो एक्विलिब्रियम में चला जाता है तो हमारे पास एसिटिक एसिड भी अच्छी खासी अमाउंट में होता है, इथाइल अल्कोहल भी अच्छी खासी अमाउंट में होता है, लेकिन इथाइल एसीटेट भी बना होता है और वाटर भी वहाँ पे काफ़ी अमाउंट में प्रोड्यूस हो चुका होता है। इसके बाद बेटा थर्ड है कि हम कंडीशन का इफेक्ट एक्विलिब्रियम कांस्टेंट से मेजर कर सकते हैं। एक्विलिब्रियम बेटा कांस्टेंट जो है ना Kc जो है उसके लिए हम उसके ऊपर हम कंडीशन चेंज करने से उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा पोजीशन ऑफ द एक्विलिब्रियम पर, वो भी हम मालूम कर सकते हैं। Kc की जो वैल्यू होती है बेटा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। पहली बात कंडीशन में अगर हम बात करें तो एक कंडीशन हमारे पास टेम्परेचर भी है। अगर टेम्परेचर जो है बेटा वो हमने लेट्स सपोज 25 डिग्री सेल्सियस रखा हुआ है, तो अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे Kc की वैल्यू इतनी है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो Kc की वैल्यू भी जो है वो चेंज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो Kc की वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। जो रेशो ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट होती है, रेशो ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट होती है एक्विलिब्रियम मिक्सचर में, एक्विलिब्रियम स्टेट में, उसके अंदर चेंजिंग ले आए हम, कंसनट्रेशन चेंज कर दें, टेम्परेचर चेंज कर दें, प्रेशर चेंज कर दें, उनके चेंज करने से एक्विलिब्रियम की पोजीशन में चेंजिंग आ जाती है और उससे एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। अगर Kc की वैल्यू बहुत लार्ज हो और पोजीशन ऑफ एक्विलिब्रियम जो है ना वो राइट साइड पे मतलब ज़्यादा जाके लाई कर रही है, तो फिर वो कहता है कि अगर हम कंडीशन चेंज करेंगे अल्टीमेटली तो हम उसको जो है वो Kc की वैल्यू को शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब एक ऐसा रिएक्शन, आप देखें हमारे पास ये एक रिएक्शन है, इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे अपनी बात समझाने के लिए। ये रिएक्शन जो है वो 2000 डिग्री सेल्सियस पे 10⁻⁻13 इसकी Kc की वैल्यू है, और हम कहते हैं ये रिएक्शन एप्रिशिएबल जो है वो इतना नहीं जाता फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बहुत कम प्रोडक्ट बनती है।
रिएक्टेंट सारे के सारे बाकी रह जाते हैं। तो क्या ये रिएक्शन जो है वो कभी भी प्रोडक्ट की मैक्सिमम अमाउंट नहीं बना सकता? बना सकता है। हम इसके ऊपर कंडीशन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, वो हम पढ़ेंगे कंडीशन कैसे चेंज करके हम रिएक्शन को जो है वो उसकी पोजीशन में फ़र्क डाल सकते हैं, रिएक्शन से मैक्सिमम प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। हम इसकी कंडीशन इस तरह से चेंज करेंगे कि ये रिएक्शन जो है ना वो एक्विलिब्रियम की स्टेट में जब जाएगा तो हम इसकी कंडीशन इस तरह से चेंज करेंगे कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। एक्विलिब्रियम की कंडीशन को हम इस तरह से डिस्टर्ब करेंगे, कंडीशन चेंज करके वो कंडीशन जो हमने बताई यहाँ पे लिखी है, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, हम वो इस तरह से चेंज करेंगे कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता रहे और कभी भी एक्विलिब्रियम में आए ही ना। तो कंडीशन चेंज करने से रिएक्शन के अंदर बेटा जो है एक्विलिब्रियम की पोजीशन डिस्टर्ब हो जाती है और एक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश जो था वो फर्दर इस्टेब्लिश्ड नहीं रहता, और उसके लिए के की वैल्यू भी फिर चेंज हो जाती है। क्योंकि जब हम कंडीशन चेंज करते हैं तो रिएक्शन या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा हमारे कंडीशन चेंज करने से, या फिर रिवर्स रिएक्शन में आएगा, डायरेक्शन में आएगा। अगर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ जाएगी, अगर वो रिवर्स रिएक्शन में डायरेक्शन में जाता है, रिवर्स डायरेक्शन में, तो रिएक्टेंट की अमाउंट बढ़ जाएगी। तो जब प्रोडक्ट या रिएक्टेंट में से किसी की अमाउंट बढ़ेगी तो हम जानते हैं कि केसी क्या है, डेट इज़ द मेजरमेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। ये एक्चुअली ये एक रेशो ही तो है जिसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की हम रेशो निकाल रहे हैं। तो अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज होगी तो फिर केसी भी चेंज हो जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास जो है ना ये बड़ा अहम पॉइंट था। तो ये था बेटा आज का लेक्चर। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है वो कंडीशन कैसे चेंज करेंगे इसके बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।